नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। कृषि दर्शन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं। आपका पसंदीदा अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में नए रोल मॉडल्स, नई टेक्नोलॉजी और नई खेती किसानी के बारे में हम बात करेंगे। हमने आपकी सुविधा के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया है। हम इसमें बात करेंगे खेती किसानी की, साथ ही बात होगी स्टार्टअप की और आपको बताएंगे फार्मिंग इंडिया के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। और अब बात करते हैं विज्ञान और किसान की। और आज विज्ञान और किसान में हम बात कर रहे हैं लहसुन की फसल की। जो सिंचित फसलें हैं, कंद जो फसलें जिसमें कि प्याज के बाद नंबर लहसुन का आता है, और लहसुन का जो मुख्यतः इस्तेमाल है वो मसाले के रूप में किया जाता है। न सिर्फ हिंदुस्तान अपने देश में बल्कि दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस लिहाज से लहसुन को जो विदेशी मुद्रा अर्जक एक फसल होती है उसमें भी शामिल किया जाता है। राजस्थान के कोटा, बारां इत्यादि ज़िले हैं जहाँ पर मुख्यतः इस फसल की उपज देखी जाती है। तो कैसे विज्ञान की सहायता के साथ इस फसल से, लहसुन की फसल से और ज़्यादा आमदनी अर्जित की जा सकती है और बेहतर ढंग से इसकी खेती की जा सकती है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लहसुन सिंचित तरीके से उगाए जाने वाली प्याज के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिगत कंद फसल है, जिसका उपयोग पूरे देश और दुनिया में मसाले के रूप में किया जाता है। यह फसल देश के लिए एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक है। राजस्थान में ये फसल बड़े पैमाने पर बारां, कोटा इत्यादि जिलों में विशेष रूप से लगाई जाती है। मसालेदार भोजन, खासकर मांसाहारी व्यंजन में लहसुन का इस्तेमाल मुख्य तत्व के रूप में किया जाता है। लहसुन को एक कमरे में अक्षत यानी बिना बिगड़े हुए पौधे के रूप में संग्रहित किया जाता है और इसके लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र के किसान कमरे में रखे कंद के सड़ने और उन्हें पंप करने की समस्या का सामना करते रहे हैं। कटाई के समय बाजार मूल्य कम होता है और कमरे के तापमान पर लहसुन के कंद के भंडारण से 43 से 50% तक नुकसान होता है। बारां जिले में भंडारण के दौरान लहसुन का नुकसान 34.5% पाया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लहसुन उत्कृष्टता केंद्र परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र अंटा बारां में लागत वाली एक छप्पर वाली बांस की लहसुन भंडारण संरचना विकसित की गई थी। छप्पर वाली बांस भंडारण संरचना सीमेंट के फर्श के साथ बांस की छड़ से बनाया गया ढांचा 15 बाय 30 बाय 12 के आकार का होता है, जिसमें 10 टन लहसुन रखने की क्षमता होती है। 4 मार्च 2017 को राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री द्वारा इस संरचना का उद्घाटन किया गया था। यह भंडारण संरचना स्थानीय क्षेत्र में लहसुन उत्पादकों के लिए मॉडल इकाइयों में से एक बन गई है। भंडारण का उपयोग आसपास के किसानों की उपज के लिए किया जाता था, जिसमें न्यूनतम शुल्क 50 रुपए प्रति बैग 40 किलोग्राम था और 6 महीने के भीतर 20,000 रुपए अर्जित किया गया था। लहसुन के संग्रह का मानकीकरण। लहसुन को पूरे पौधे के रूप में भंडारण में रखा जाता है और उनके अचल जीवन को लंबा करने के लिए वायु संचार की आवश्यकता होती है। लहसुन के ढेर की ऊंचाई लहसुन कंद के अचल जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। 3 फीट ऊंचाई तक के पूरे लहसुन के पौधों का भंडारण सड़ांध और कम लागत वाले लहसुन भंडारण संरचना में कंद के वजन को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया, जो उचित वायु संचार के कारण ताजी हवा के संचालन को सक्षम करता है। किसान भंडारण प्रथाओं में सबसे अधिकतम वजन घटते हुए पाया गया। लहसुन के लंबे अचल जीवन के लिए भंडारण संरचना में भंडारण का सबसे प्रभावी तरीका 3.0 फीट ऊंचाई तक लहसुन का विभाजन है। कृषि विज्ञान केंद्र अंटा बारां की कम लागत वाली मॉडल संरचना ने जिले में कौशल विकास के माध्यम से 25 किसानों को अपने स्वयं के कम लागत भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए सशक्त बनाया है और एक गांव मदाना खीरी को क्षेत्र में लहसुन भंडारण गांव घोषित किया गया है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी स्टार्टअप इंडिया की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स?
काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैग पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसी भी लहलाती फसल के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था होना बेहद ज़रूरी कहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसे इलाके जहां पर पानी कम होता है वहां पर कैसे अच्छी फसल ली जा सके, इसके लिए भी कई लोग सामने आए हैं। और उन्हीं लोगों में से एक हैं राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें एक तरह से कृषि का जो नोबेल पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया है। और उन्होंने पानी की महत्ता को समझा, गहराई से ये जानने समझने की कोशिश करते हुए इसे आगे भी बढ़ाया कि कैसे बाकी लोगों को कम पानी होते हुए भी अच्छी फसल का लाभ मिल सके। तो राजेंद्र सिंह जी का ये सफर कैसा रहा, आइए देखते हैं। राजेंद्र सिंह, जिसे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी भारत का जल पुरुष के नाम से जानती है। अरावली पर्वत के इर्द गिर्द घने जंगल और पानी के ये जोहड़ इस एक इंसान की 32 साल की तपस्या का नतीजा है। उनके काम की जो मूल आत्मा है उसमें शांति है, उसमें समृद्धि है, पानी में स्नेह है, प्यार है, पानी में सम्मान है। तो जो लोग पानी को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, वो अपनी धरती को, प्रकृति को सम्मान करते हैं। राजेंद्र सिंह अपनी इस धरती को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे सुख चैन इस धरती की गोद में डाल दिए। अब घर बार सब कुछ छोड़कर ये महानायक देश के गरीब किसानों की सेवा में समर्पित हो गए। असलियत में ये जो काम है, इस काम की इस 21वीं शताब्दी में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी धरती को बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। इस धरती को चढ़ते बुखार और मौसम के बिगड़ते मिजाज को ठीक करने का काम ये सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन द्वारा ही संभव है। मरुभूमि को हरी भूमि बना दिया इन्होंने। जो बादल इन इलाकों से बिना बरसे रूठ कर चले जाते थे वो अब बरसते हैं, भरपूर बरसते हैं। लेकिन कैसे हुआ ये सब? लाल गर्मी के इलाके को कैसे राजेंद्र सिंह ने हरी गर्मी का इलाका बना दिया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। साल 1984 की शुरुआत यानी तकरीबन 32 साल पहले रूठे बादलों को मनाने के लिए जतन शुरू हुआ। शुरुआत ऐसी जगह से हुई जहां जिंदगी ने हर किसी से मुंह मोड़ लिया था। चुनौती यही थी, जिंदगी को लाना था, अपने परिश्रम से उसे बुलाना था। 32 साल पहले अरावली के पास जब मांडलवास गांव थी, यहाँ की भगानी नदी में पानी नहीं होता था। इसकी कोई पहचान नहीं थी। गांव वालों को भी मालूम नहीं था कि ये कोई नदी है। नदी ही नहीं, खेत खलियान कुएं सब सूखे हुए थे। लेकिन उसी समय राजेंद्र सिंह ने गांव वालों को समझाया, उनमें एकजुटता लाई, खुद भी और लोगों से भी मेहनत करवाई और देखते देखते मांडलवास की तस्वीर बदल गई। छोटे छोटे बांध बनाए गए, बरसात के पानी को रोका गया और सूखी धरती के पेट में पानी पहुंचा। पानी आया तो खुशहाली लेकर आया। ऐसा काम सिर्फ मांडलवास में नहीं हुआ, 19 जिलों से 1200 गांवों में हुआ। परिणाम ये हुआ कि जो नदियां सूख चुकी थी उनमें दोबारा पानी आने लगा और नदियों के इस पानी ने पूरे इलाके को हरा भरा कर दिया। किसानों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि पानी का काम प्रकृति के लिए पुण्य का काम है, क्योंकि पानी से सिर्फ इंसानों का नाता नहीं है। प्रकृति में जो तमाम जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उन्हें भी पानी चाहिए, लेकिन इंसान ने अपनी हरकतों की वजह से उनके वो इंतजाम छीन लिए जो उन्हें प्रकृति ने दिए थे। उसी भूल को सुधारने का काम हो रहा है। भगवान की दी हुई बूंदों को सहेजकर दोबारा धरती के सूखे पेट में रखा जा रहा है।
ये जो पानी का काम है, ये एक तरह से प्रकृति के लिए बड़े पुण्य का काम है। ये पानी है तो पक्षी आएंगे, जानवर आएंगे, जंगली जानवर आएंगे। जब कहीं पानी नहीं होता तब यहाँ आके पानी पीते हैं। तो एक तरह से ये पानी का काम प्रकृति के पुण्य का काम है। इसी भाव से यहाँ के लोगों ने, मांडलवास के लोगों ने और पूरे इलाके के लोगों ने अपने अपने गांव में भगवान की दी हुई पानी की बूंदों को पकड़ के धरती के पेट में रखने का काम किया। अब तो ये ऊपर तो तुम्हें पानी दिख रहा है, पिछले 15 दिनों में 3 फुट पानी नीचे चला गया। कहाँ गया वो? धरती के पेट में गया। धरती का पेट पानी से भर गया। तो जब धरती का पेट पानी से भर जाता है तब इसमें पानी भरा रहता है, फिर नीचे नहीं जाता। लेकिन जब तक धरती का पेट खाली है तब तक वो पानी धरती के पेट में जाता है। तो राजेंद्र सिंह बचपन से ही एक अच्छा किसान बनना चाहते थे। राजेंद्र सिंह का परिवार मेरठ के दौला गांव का जमींदार था। किसानों के जो हालात थे वो पिता को डराते थे, इसलिए उन्होंने राजेंद्र सिंह को डॉक्टर बना दिया। लेकिन राजेंद्र सिंह का दिल तो बचपन से ही किसानों के बीच ही रमता था और उनका मन खेतों की तरफ दौड़ता था। यही कारण था कि राजेंद्र सिंह को जिंदगी खेतों की तरफ ही खींच ले गई। मांडलवास के लोगों ने अपने पानी को रोकने का काम किया, अपनी किसानी को खुशहाल बनाने का काम किया। यहाँ की जवानी अपने गांव की खुशहाली के काम में जुटी है। मांडलवास खुशहाल होगा तो ये अलवर जिला होगा, फिर पूरा राज्य होगा, पूरा देश होगा। और हम लोग तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। पूरा जय जगत ही होगा, पूरे जगत का कल्याण होगा। अलवर का गोपालपुरा गांव। सेवा की भावना से गांव में पहुंचे राजेंद्र सिंह चूंकि पेशे से डॉक्टर थे, लिहाजा शुरुआत उन्होंने गांव में मौजूद बूढ़े लोगों के इलाज से की। राजेंद्र सिंह को साल 2015 में पानी के नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से नवाजा गया। साथ ही इन्हें साल 2001 में रेमोन मैग्से से पुरस्कार मिला। ये दोनों ही सम्मान राजेंद्र सिंह को उनकी 32 साल से की गई पानी के लिए की गई तपस्या के लिए मिला। इसके अलावा जमनालाल बजाज और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी वो नवाजे गए। इस सम्मान ने न सिर्फ राजेंद्र सिंह बल्कि उन गांव वालों के मनोबल को भी बढ़ाया जिनके योगदान से इस बड़े इलाके में बदलाव देखने को मिला। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2015 ये पानी का नोबेल पुरस्कार जैसा माना जाता है। ये पुरस्कार हमारे गांव वालों को सम्मान है, क्योंकि मैंने जो भी पानी का काम किया वो गांव के लोगों के साथ मिलके, गांव के लोगों के साथ सीख के किया। इसलिए इससे हमारे देश का, हमारे लोगों का पानी के काम में सम्मान बढ़ा है। इसी तरह से 2001 में रेमन मैग्से से मिला था, वो कम्युनिटी लीडरशिप का अवार्ड था, तो हमारी कम्युनिटी का सम्मान था उसमें। ये जो भी सम्मान मिले हैं, जमनालाल बजाज, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये सब हमारे समाज के सम्मान के काम हैं, क्योंकि ये सारे काम मैंने यहाँ के लोगों से समझकर, सीखकर किए, इसलिए इन लोगों का सम्मान है। मुझे इस सम्मान से मिलने से बहुत बेहद प्रसन्नता है, खुशी है। राजेंद्र सिंह ने 32 साल पहले एक सपना लेकर अपने मिशन की शुरुआत की थी। सपना यही था कि भारत के गांव सुखी और समृद्ध बने, और इसके लिए उन्होंने पानी की जरूरत को शिद्दत से महसूस किया, क्योंकि पानी में किसान का भविष्य था और पानी से ही रोजगार था। और कृषि दर्शन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी फार्मिंग इंडिया की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। कद्दू वर्गीय या खीरा वर्गीय सब्जियों में कई महत्वपूर्ण बेल वाली सब्जियां आते हैं, जैसे लौकी, करेला, तोरई, टिंडा, ककड़ी, सीताफल या काशी फल। इनको उत्तर भारत के मैदानी इलाके में हम 2 समय जो है में बुआई करने की सिफारिश करते हैं। एक तो है बसंत ग्रीष्म ऋतु, जिसमें हम यही सिफारिश करते हैं कि किसान भाई इनकी बुआई फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते, जब मतलब पाला पड़ने की संभावना कम हो जाती है, उस टाइम बुआई करते हैं। और दूसरी जो फसल है वो बरसात की फसल है। तो हम आज बरसात के फसल के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं ये आपको किसान भाइयों को बता दूं कि बरसात में कुछ ही जो है कद्दू वर्गीय सब्जियां आप सफलतापूर्वक लगा सकते हैं, जैसे लौकी, खीरा, चिकनी तोरी और बाकी करेला भी आप लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम सिफारिश करते रहते हैं कि इनकी जो बुआई है हम 2 तरीके से करते हैं। या तो हम, जैसे कई बार हम बता चुके हैं कि एक तो नाली तथा थाल पद्धति है, जिसमें हम पूरब से पश्चिम, खेत में पूरब से पश्चिम की ओर नालियाँ बना लेते हैं और दोनों नालियों के बीच में जो जगह होता है उसको पौधों को फैलाने के लिए रखा जाता है और नालियों के ऊपरी सतह में हम थाल बना लेते हैं। थाल में जैसे जब थाल बनाएंगे तो थाल में आप थोड़ा अच्छी तरह उसको गड्ढे नुमा, थोड़ा उसको अच्छी तरह उसमें थोड़े से गड्ढे बना लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा गोबर की खाद हो सके और 1 से 2 ग्राम फ्यूराडान और करीब 5 से 6 ग्राम DAP आप हर गड्ढे में डाल दीजिए। मिश्रण अच्छी तरह बनाने के बाद गड्ढे को ढक दीजिए, उसके बाद उसकी बिजाई कीजिए। ये तो एक तरीका है। लेकिन ये जो है ये बसंत ग्रीष्म ऋतु में तो इसमें काफ़ी सफलतापूर्वक आप हर एक कद्दू वर्गीय सब्जियों को लगा सकते हैं। लेकिन बरसात में अगर आपने इसी तरह का जैसे कि नाली तथा थाल पद्धति अपनाया तो एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। खेत जैसे ही आप तैयार करेंगे, पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि खेत बिल्कुल समतल रहे, बिल्कुल कहीं भी उबड़ खाबड़ ना रहे, कहीं भी पानी जमने ना पाए। इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पानी का निकास का अच्छा प्रबंध रखें। आप ये ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहे, लेकिन कीचड़ वाला नमी ना रहे। तो बुआई करने के लिए ये है कि आप हर एक थाल में 2-2 या 3 बीज दे दीजिए और करीब 1 हफ्ते बाद इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन या अंकुरण होने के बाद जैसे इसमें 2 या 3 पत्ते या जैसे 4 पत्ते आएंगे तो आपको इसमें एक कैफ्टॉप दवाई आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें आपको घोल बना के आपको जड़ों को नहलाना है। इससे पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस मौसम में कई बीमारियाँ आती है, तो बुआई से पहले बीज का उपचार भी बहुत ज़रूरी है। बुआई से पहले आप बीज का उपचार करें। बीज का उपचार के लिए वही 2 ग्राम कैफ्टॉप प्रति केजी बीज के हिसाब से आप मिक्स कीजिए और उसके बाद आप बुआई कीजिए। आगे आपको देखना है कि मौसम को देखते हुए किसी भी तरह पानी जमने ना पाए, इसको देखना है। और उसके बाद करीब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद काफ़ी जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप यूरिया का एक खुराक दे सकते हैं। आमतौर पर हम यही सिफारिश करते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए, करीब 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटाश। तो पहले आपने DAP के तौर में जो दे दिया है, जो भी नाइट्रोजन दे दिया, बाद में आप करीब 40 केजी नाइट्रोजन 15 दिन बाद दे दीजिए इसमें, क्योंकि इसमें पौधों की भरभार होगी, वृद्धि होगी और जब पौधों में भरभार हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी तो उसमें बीमारियां भी काफ़ी कम आएंगे। इस मौसम में एक बीमारी बहुत ज़्यादा आती है जिसे हम कहते हैं मृदुलाशिता या डाउनी मिल्ड्यू। इसमें आपको देखना है कि पत्ते के शुरू में इसका पहचान ये है कि पत्ते के ऊपरी सतह में पीले पीले धब्बे पड़ जाएंगे और बाद में जैसे जैसे पत्ते ये बीमारी बढ़ती रहेगी तो पत्ता बिल्कुल भूरे रंग का हो जाएगा और पौधा सूख जाएगा। तो एहतियात के तौर पे मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि करीब जैसे 15 या 20 दिन बाद, हर एक 15 या 20 दिन के अंतराल में आप ये जो दवा है एक रिडोमिल गोल्ड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बनाइए और पौधों में छिड़काव कीजिए। और साथ साथ इस मौसम में वायरस की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा आती है, तो आप वायरस
देखिए वायरस ऐसा है कि जिसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, और ये वायरस को फैलाती है एक सफ़ेद मक्खी या चेपा, जो कि जब वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इनको आपको रोकना है। तो पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, जब भी बरसात में आप कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करेंगे, खेतों के चारों तरफ आप मक्का लगा दीजिए, क्योंकि मक्का जो है ये आपको ये सफ़ेद मक्खी या चेपा से आपको रोकेगी। आपकी असली जो फसल है जैसे खीरा वर्गीय कद्दू वर्गीय सब्जी है उसको बचाएगी। साथ साथ बीच में आप खेतों में आप जैसे गेंदे के पौधे ये भी लगा दीजिए, क्योंकि गेंदे के पौधे एक तो जो भी सूत्रकृमि है मट्टी में उससे रोकेगी, कई और भी कीड़ों से आपके फसल को बचाएगी। इसके बाद शुरू में जैसे ही पौधे थोड़े बड़े होने लगेंगे तो एहतियात के तौर पे 15 या 20 दिन के अंतराल में आपको कीटनाशक दवाई है, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो है इमिडाक्लोप्रिड। ये एक बहुत अच्छी दवा है जो कि सफ़ेद मक्खी चेपा को रोकता है, जितने भी सकिंग पेस्ट उनको रोकता है। तो इसका जो है करीब 4 ml 10 लीटर पानी में आप घोल बनाइए और इसको छिड़काव कीजिए। इसके करीब 2 हफ्ते बाद अब दूसरी एक दवाई होती है एसिडामिप्रिड, ये पाउडर में है। इसका भी करीब 3 से 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में इसका घोल बनाइए और छिड़काव कीजिए। इससे आपको जो भी ये फल छेदक मक्खियाँ या चेपा नहीं आएगी, और जब ये चेपा या नहीं आएगी तो आपको वायरस वाली कोई बीमारी आपके पौधों में लगेगी नहीं। कभी अगर आपको खेत में कोई भी वायरस वाली बीमारी लग जाए, जिसकी पहचान है पत्ते पीले हो जाते हैं, मुरझा से जाते हैं, कभी पत्ते में बीच में पीले धब्बे हो जाते हैं, जिसको मोज़ाइक की वायरस कहते हैं, हम मोज़ाइक वायरस की बीमारी कहते हैं। तो उस टाइप के अगर कोई भी पौधे दिखे, आप उसको उखाड़िए और किसी दूर जाके किसी गड्ढे में उसको दबा दीजिए। तो आपको वायरस से बचाना है, मृदुला आशिता जो बीमारी है या डाउनी मिल्ड्यू से बचाना है। साथ साथ एक चीज़ आप हमेशा, कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि छिड़काव कर दिया है, छिड़काव करने के बाद तुरंत बारिश आ गई, तो छिड़काव का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो छिड़काव आप तभी कीजिए जब मौसम काफ़ी साफ़ हो। सुबह और शाम को छिड़काव नहीं कीजिए। दोपहर के टाइम जब मौसम बिल्कुल शुष्क होगा, मौसम बिल्कुल सूखा होगा, उस टाइम आप जो भी कीटनाशक दवा है इसका प्रयोग कीजिए। बरसात में गर्मियों के हिसाब से जो फसल की भरमार बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपने खीरा लगाया तो एक नाली से दूसरी नाली के बीच में कम से कम 2 से 2.5 मीटर तक उसकी दूरी रखिए। लौकी जो है, तोरी जो है, काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो उसमें आप 4 से 5 मीटर दूरी में जो नाली है, नाली से नाली की दूरी जो है 4 से 5 मीटर रखें। और खीरा जैसे थोड़ा कम फैलता है तो उसमें आप पौध से पौध, जो थाल से थाल की जो दूरी है वो करीब आप 2 फुट से 2.5 फुट रखें। और साथ साथ आप ध्यान रखें कि फल जो है मट्टी में ना लगे। अगर फल आपके मट्टी में लग जाए तो फल को सड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही आपने देखा कि फल आपके तैयार हो गए हैं, तो उसके बाद आप फलों को नीचे हल्का घास डाल दीजिए ताकि आपके फल बच जाए, क्योंकि मिट्टी के सतह में आने से और पानी जैसे पड़ेगा तो फल के सड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियाँ, खासकर करेला का या लौकी का, तोरी का, सबका मचान में करें। हमने अभी जो नई तकनीक निकाली है, जो कि हम किसान मेला में भी अपने किसान भाइयों को दिखाते हैं, कि आप पीवीसी पाइप से मचान बनाइए। अब पीवीसी पाइप में जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जो असली जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो करीब 1.25 इंच का पीवीसी होगा, और उसमें साइड में जो है आप आधा इंच का पीवीसी पाइप से आप रस्सी से बांध लीजिए। बहुत आसान स्ट्रक्चर है और आर्च नुमा, गुम्बद नुमा उसका आकार होगा। और उसके बाद आप जैसे जैसे उसके जो स्ट्रक्चर है पीवीसी पाइप है, उसमें आप हल्का गड्ढा बना लीजिए। गड्ढा में मैंने जैसे पहले बताया है कि थोड़ा सा फ्यूरोडन, 2 से 3 ग्राम फ्यूरोडन और करीब 5 से 7 ग्राम डीएपी और गोबर की खाद से अच्छी तरह मिश्रण बना के उसमें बिजाई कर दीजिए। और जैसे जैसे आपके जमा होगी या पौधे बढ़ेंगे तो रस्सी से आप इसको ऊपर मचान पे चढ़ाते रहिए। तो इसी तरह पूरे मचान में पौधा अच्छी तरह फैल जाएगा।